पेरिस की ये लोहे की विशाल मीनार, जिसे आज पूरी दुनिया एफिल टॉवर के नाम से जानती है, दरअसल 1889 की वर्ल्ड फेयर के लिए बनाई गई थी। उस समय फ्रांस फ्रेंच रेवोल्यूशन की 100वीं वर्षगांठ मना रहा था और उसे दुनिया को दिखाना था कि तकनीक और इंजीनियरिंग में वो कितना आगे है। इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने इस टॉवर को डिज़ाइन किया। ये करीब 300 मीटर ऊंचा था और उस समय ये पृथ्वी की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना बनी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब इसका निर्माण हो रहा था तब पेरिस के कई कलाकार और लेखक इसे लोहे का राक्षस कहते थे। उनका मानना था कि ये पेरिस की सुंदरता को बिगाड़ देगा। आज वही टॉवर हर साल करोड़ों सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। ये तस्वीर उस दौर की है जब टॉवर अभी अधूरा था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये विवादित ढांचा एक दिन फ्रांस का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाएगा। फ्रांस के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक इलाका है जिसे लांड्स कहा जाता है। ये इलाका कभी घने जंगलों और दलदली जमीन से भरा हुआ था। यहाँ के चरवाहों के लिए अपने भेड़ बकरियों के झुंड का पीछा करना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला, लकड़ी की लंबी खुरपियों पर चलना। इन खुरपियों को फ्रेंच में तांचे कहा जाता था और इनकी ऊंचाई 1.5 से 2 मीटर तक होती थी। चरवाहे इन पर चढ़कर दूर दूर तक अपने झुंडों को देख सकते थे और दलदली जमीन भी उनके लिए कोई रुकावट नहीं बनती थी। लैंड्स के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में भी इन खुरपियों का इस्तेमाल करते थे, यहाँ तक कि बाजार जाने या शादी समारोह में शामिल होने तक। 19वीं सदी के यात्रियों ने लिखा है कि वे घोड़ों से भी तेज चलते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में जब दलदली जमीन सुखाई गई और आधुनिक सड़कें बनी तो ये परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन पुरानी तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि इंसान किस तरह परिस्थितियों के हिसाब से अपने जीवन के साधन बनाता है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल तस्वीरों में कहानी पर। यहाँ हर तस्वीर अपने भीतर एक अनकही कहानी छुपाए हुए हैं। पुरानी और दुर्लभ तस्वीरों के जरिए हम आपको ले चलेंगे इतिहास की एक अनोखी यात्रा पर। तो आइए देखते हैं आज कौन सी तस्वीर हमें अतीत से मिलवाती है। ये तस्वीर 1912 के अमेरिका की है, जब नस्लीय भेदभाव समाज में गहराई तक मौजूद था। इसमें एक सैनिक को अखबार पढ़ते हुए दिखाया गया है, लेकिन जिस बात पर सबसे ज्यादा नजर जाती है वो ये कि वो एक अश्वेत लड़के को जमीन पर बैठाकर अपनी कुर्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि 1865 में अमेरिका में दास प्रथा आधिकारिक रूप से खत्म कर दी गई थी, लेकिन असल जिंदगी में अश्वेतों की हालत बेहद कठिन थी। उन्हें काम के कम पैसे मिलते थे, पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा जाता था और अक्सर उन्हें अपमानित किया जाता था। ये तस्वीर उसी अमानवीय दौर की गवाही देती है। आज ये फोटो हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और समानता के रास्ते पर अमेरिका को कितने संघर्षों से गुजरना पड़ा। सिविल राइट्स मूवमेंट आने में अभी कई दशक बाकी थे, लेकिन ऐसे दृश्य बताते हैं कि बदलाव कितना जरूरी था। 1890 की दशक का इंग्लैंड, विक्टोरियन युग का अंत और नए जमाने की शुरुआत। इस दौर में स्टूडियो फोटोग्राफी बेहद लोकप्रिय हो गई थी। अमीर घरानों की बेटियां अपनी पसंदीदा चीजों और पालतू जानवरों के साथ तस्वीरें खिंचवाती थीं। इस तस्वीर में एक लड़की अपनी बिल्ली के साथ बैठी है। ध्यान दें, बिल्ली को भी खास पोज में बिठाया गया है, मानो वह भी इंसानों की तरह कैमरे की ओर देख रही हो। उस समय यह बहुत फैशनेबल माना जाता था। विक्टोरियन समाज में बिल्लियां स्वतंत्रता और रहस्य का प्रतीक थीं। आज ये फोटो हमें ना सिर्फ उस युग के कपड़े और हेयर स्टाइल दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि इंसानों और उनके पालतुओं का रिश्ता कितना पुराना और खास है। ये तस्वीर 1872 की है, जब अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसमें दिखाई दे रही महिला हैं सूजन बी एंथनी, अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी महिला अधिकार कार्यकर्ताओं में से एक। उसी साल उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की कोशिश की थी, लेकिन कानून ने इसे अपराध घोषित किया। सूजन बी एंथनी और उनकी सहयोगी महिलाएं गिरफ्तार की गईं और अदालत में पेश की गईं। अदालत ने उन्हें $100 का जुर्माना लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कभी ये जुर्माना नहीं भरूंगी। उस समय अखबारों में ये खबर छपी और पूरे देश में बहस छिड़ गई।
हालांकि महिलाओं को अमेरिका में वोट देने का अधिकार 1920 में ही मिला, लेकिन एंथनी की ये कोशिश महिला आंदोलन के लिए प्रेरणा बन गई। ये तस्वीर हमें दिखाती है कि बराबरी के अधिकारों की लड़ाई कितनी कठिन और लंबी थी। ये तस्वीर जापान के सबसे वफादार कुत्ते हाचिको की अंतिम तस्वीर है। हाचिको 1920 के दशक में टोक्यो में रहता था। उसका मालिक हिदे साबुरो उवेनो हर दिन काम पर जाते और शाम को ट्रेन स्टेशन पर लौटते। हाचिको रोज उसी स्टेशन पर उनका इंतजार करता। लेकिन 1925 में उवेनो की अचानक मृत्यु हो गई। इसके बावजूद हाचिको हर दिन शाम को स्टेशन पहुंचता रहा और अपने मालिक की राहत देखता रहा। यह सिलसिला 9 साल तक चलता रहा। स्थानीय लोग और यात्री इस कुत्ते की वफादारी से प्रभावित हुए और उसे खाना खिलाते थे। 1935 में जब हाचिको की मृत्यु हुई तो पूरे जापान ने उसे सम्मान दिया। आज शिबुया स्टेशन पर उसकी कांस्य प्रतिमा है, जहां लोग उसकी कहानी याद करते हैं। ये तस्वीर उस पल की है जब लोग उसकी आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहे थे। 1950 का ये दृश्य अमेरिका के शहर डेट्रॉइट का है। ये वो दौर था जब अमेरिका में कारों का बोलबाला बढ़ रहा था और हाईवे बन रहे थे, लेकिन साथ ही साथ रेलवे भी अब भी लोगों और सामान की आवाजाही का बड़ा साधन था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक भाप का इंजन मोटरवे के ऊपर बने पुल से गुजर रहा है और नीचे कारें और बसें अपनी गति से दौड़ रही हैं। ये उस दौर का प्रतीक है जब पुरानी और नई तकनीक साथ साथ चल रही थी। आज हमें यह अजीब लग सकता है, लेकिन 1950 के दशक में यही हकीकत थी। रेल और सड़क दोनों ही बराबरी से अहम थे। ये तस्वीर हमें औद्योगिक युग की ऊर्जा और बदलाव की याद दिलाती है। ये तस्वीर 1880 के दशक की बेल्जियम की है। उस समय शहरों में दूध पहुंचाने का काम बहुत कठिन हुआ करता था। ताज़ा दूध सुबह सुबह सीधे किसानों से ग्राहकों तक पहुंचाना होता था। इसके लिए गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उन गाड़ियों को घोड़े नहीं बल्कि कुत्ते खींचते थे। बेल्जियम और नेदरलैंड में डॉग कार्ट्स आम दृश्य हुआ करते थे। मजबूत नस्ल के कुत्ते इन गाड़ियों में जुड़कर दूध, मक्खन और पनीर शहर तक लाते थे। बच्चे और महिलाएं भी इस काम में शामिल होती थीं। धीरे धीरे 20वीं सदी की शुरुआत में पशु कल्याण से जुड़े आंदोलन खड़े हुए और कुत्तों से गाड़ी खिंचवाना बंद कर दिया गया। लेकिन ये तस्वीर हमें दिखाती है कि कभी इंसान और जानवर मिलकर किस तरह रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते थे। 1926 की ये तस्वीर जापान की गीशाओं की है। गीशाएं सिर्फ मनोरंजन करने वाली महिलाएं नहीं थीं, बल्कि वे जापानी संस्कृति और कला की जीवंत प्रतीक थीं। वे नृत्य, संगीत, कविता और वार्तालाप की कला में प्रशिक्षित होती थीं। तस्वीर में 3 युवा गीशाएं अपने किमोनो में नजर आती हैं। उनके बालों की सजावट और कपड़ों पर बने डिजाइन उस समय की कारीगरी और परंपरा को दर्शाते हैं। गीशाएं सिर्फ मेहमानों का मनोरंजन नहीं करती थीं, बल्कि सांस्कृतिक आयोजनों और उत्सवों का अहम हिस्सा होती थी। आज गीशाओं की संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन क्योटो जैसे शहरों में अब भी ये परंपरा जीवित है। ये तस्वीर हमें उस समय की झलक देती है जब गीशा जापान की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा थी। ये तस्वीर ब्राजील के पारा राज्य की है, जहां 1980 के दशक में दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रश हुई। ये जगह थी सेरा पेलादा। यहाँ रोजाना 50,000 से ज्यादा मजदूर सोना निकालने के लिए काम करते थे। लोग मिट्टी में गहरे गड्ढों में उतरते और अपने कंधों पर बोरी भरकर मिट्टी बाहर लाते। ये काम बेहद कठिन और खतरनाक था। अक्सर हादसे होते थे और कई लोगों की जान चली जाती थी, लेकिन सोने की चमक ने गरीब किसानों और मजदूरों को यहाँ खींचा। सेहरा पेलादा की ये तस्वीर आज भी ये दिखाती है कि किस तरह इंसान दौलत के पीछे अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। ये तस्वीर 1935 के न्यूयॉर्क की है। इसमें दिखाई दे रही है चीनी से भरी हुई एक विशाल इमारत जैसी संरचना। उस समय अमेरिका में चीनी की खपत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बड़े बड़े गोदामों में हजारों बोरे चीनी के रखे जाते थे। महामंदी, एक ग्रेट डिप्रेशन का दौर था, लेकिन चीनी अब भी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनी हुई थी। इसे कॉफी, मिठाइयों और बेकरी उत्पादों में इस्तेमाल किया जाता था। तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय काम कितना भारी भरकम था। मशीनें कम थी और ज्यादातर बोरे मजदूर अपने हाथों और गाड़ियों से उठाते थे। ये फोटो सिर्फ चीनी का ढेर नहीं दिखाता, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान कितनी मेहनत से हर रोज के खाने पीने की चीजें हम तक पहुंचाता है।
तस्वीर में जो विशालकाय मशरूम नजर आ रहा है वो सचमुच चौंका देता है। अमेरिका के